हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस पाठ को लिखा है प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने। बड़ी सुंदर यह कविता है। इस कविता में एक छोटे बच्चे की मुस्कान का बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण कवि नागार्जुन के द्वारा किया गया है। कवि यहाँ पर एक छोटे बच्चे की मुस्कान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी मुस्कुराहट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसकी मुस्कुराहट का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि ये जो मुस्कुराहट है ये इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि यह जीवन की परिस्थितियों से निराश हो चुके, जीवन की परिस्थितियों से हताश, परेशान और जीने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के अंदर भी जीने की एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण जगाने में सक्षम है। यह मुस्कान कैसी है, इसके पाठ से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह मुस्कान कैसी होगी। इस मुस्कान को नाम दिया गया है दंतुरित मुस्कान का। दंतुरित मुस्कान का मतलब यह है कि कोई छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे दांत दिखाई देते हैं। उन्हीं छोटे और नन्हे दांतों को दिखाती हुई इस मुस्कान की चर्चा इस पाठ में की गई है। कवि बताते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात तुम्हारी यह नन्हे नन्हे दांतों, छोटे छोटे दांतों को दिखाने वाली ये जो मुस्कुराहट है ये मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक मरे हुए व्यक्ति में भी जान फूंकने का काम कर सकती है। कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में उम्मीदें छोड़ दी हो, जो अपने जीवन की परिस्थितियों से निराश हो चुका हो, हताश हो चुका हो, उस मतलब मरी हुई परिस्थिति को जीने वाला व्यक्ति, ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति जीवित तो है, उसमें केवल प्राण है, उसकी केवल सांसें चल रही हैं, लेकिन उसकी स्वयं की कोई जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मृतक कहा गया है। ऐसे व्यक्ति में भी जान फूंक देने का काम तुम्हारी यह मुस्कान कर सकती है। उस व्यक्ति के अंदर भी जीवन की एक नई उम्मीद जगाने की मुस्कान, तुम्हारी मुस्कुराहट में उस व्यक्ति के अंदर जीवन की एक नई उम्मीद जगाने की सामर्थ्य है, शक्ति है। मतलब कोई व्यक्ति तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देख ले तो एक बार के लिए उसके जीवन से सारी निराशाएं, सारी हताशा समाप्त हो जाएगी और वह एक बार फिर से जीवन को उम्मीद की दृष्टि से देखने लगेगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर। जो छोटा बच्चा है वह जमीन में खेलता है, धूल और मिट्टी में सना हुआ है। वो छोटा बच्चा जिसका पूरा शरीर धूल और मिट्टी में सना हुआ है, धूल से सना हुआ यह शरीर है, उस छोटे बच्चे को देखकर कवि कहते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का शाब्दिक अर्थ होता है कमल। कवि बताते हैं कि उस छोटे बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तालाब में कमल ने खिलना छोड़ दिया हो और कमल तालाब में ना खिल करके मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। मतलब यहाँ पर उस छोटे बच्चे की तुलना कमल के फूल से की गई है। क्यों? क्योंकि जो कमल होता है वो कहाँ खिलता है? तालाब में, कीचड़ में खिलता है, मिट्टी में सना हुआ बीज उसका निकलता है और उसी तालाब में खिलता है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो छोटा बच्चा है जो कि मिट्टी में सना हुआ है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कमल है और कमल तालाब में ना खिला हो बल्कि मेरे घर में खिल गया हो। तो यहाँ पर कवि ने अपने छोटे बच्चे की तुलना कमल से की है। तो कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में ना खिल करके मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है, कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पा लेने से, परस का मतलब होता है स्पर्श, तुम्हारे छू लेने मात्र से पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठोर पत्थर, कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा। कहने का आशय यह है कि उस छोटे बच्चे के छू लेने से कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन जाता है। आशय यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पाषाण हृदय है, पत्थर की तरह कठोर व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति भी तुमसे छू जाए, अगर वह व्यक्ति भी तुमसे मिल ले और तुम उसे स्पर्श कर दो तो उस व्यक्ति के अंदर भी कोमलता का जन्म हो सकता है, उस व्यक्ति के हृदय में भी कोमलता के
अंकुर फूट जाते हैं। इस संदर्भ में कठिन पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है। पत्थर तो पिघलेगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। पत्थर को पिघलना तो संभव है नहीं, छोटा बच्चा छू ले पत्थर पिघल कर पानी बन जाए, यह संभव नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठोर हृदय का है, वह व्यक्ति तुमसे छू जाने के बाद उसके हृदय में भी कोमलता का जन्म हो जाए, कोमलता के अंकुर फूट जाए। इस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था की बबूल। शेफालिका एक बड़ा सुंदर और पुष्प होता है, सुंदर सा पुष्प होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि हल्की सी हवा लगने पर भी इसके फूल गिरने लगते हैं, बड़े आसानी से, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। वहीं बांस और बबूल शुष्कता का प्रतीक है, सूखे। बांस शुष्कता का प्रतीक है, बबूल शुष्कता का प्रतीक है। क्या कहा गया है? कवि कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, अर्थात चाहे बांस हो या बबूल, बांस और बबूल जिसमें फूल नहीं लगते, ऐसे वृक्षों में भी अगर तुमसे छू जाए तो तुम्हारे स्पर्श को पा लेने से, तुम्हारे छू जाने मात्र से भी बांस और बबूल के शुष्क वृक्षों से भी शेफालिका के फूलों की बारिश होने लगे। सेंस यहां पर भी वही है कि कोई व्यक्ति कितना भी शुष्क क्यों ना हो, उसका व्यवहार कितना भी रूखा क्यों ना हो, अन्य लोगों के प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार कितना भी रूखा हो, बहुत ज्यादा शुष्क हो, रूखा व्यवहार हो, किसी से सही से व्यक्ति बात ना करता हो, लेकिन अगर तुम उसे छू लो तो उसके हृदय में भी जिस प्रकार बांस और बबूल से शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति के हृदय में भी कोमलता के अंकुर फूट जाएंगे। आगे कवि, चूंकि जो कवि है, कवि लंबे समय तक बाहर रहे हैं और पहली बार कवि और उनके बच्चे का आमना सामना हो रहा है, तो जो छोटा बच्चा है वह कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे कवि की तरफ एकटक देख रहा है। इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। इसे एक सवाल की तरह लिखा गया है। कवि एक सवाल की तरह इस बच्चे से पूछते हैं कि मुझे लगता है शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। आगे क्वेश्चन मार्क छोड़ा गया है, क्या तुम मुझे पहचान पाए हो? नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। निमेष का शाब्दिक अर्थ होता है पलक, निमेष का शाब्दिक अर्थ होता है पलक। यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ निगेटिविटी को दर्शाता है, अनिमेष का मतलब हो जाएगा अपलक। इसका मतलब बिना पलक झपकाए। वो जो छोटा बच्चा है वह अपने पिता को बिना पलक झपकाए देख रहा है और कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए तुम मुझे बिना पलक झपकाए हुए देख रहे हो। और चूंकि छोटा बच्चा बड़ी देर से अपने पिता की ओर बिना पलक झपकाए हुए देख रहा है, इसलिए कवि को लगता है कि छोटा बच्चा थक गया होगा। तो कवि उससे पूछते हैं कि थक गए हो? आंख लूं मैं फेर। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो तो आंख फेरने से रहा, किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने गया है और अपरिचित व्यक्ति को वह तब तक घूरता रहेगा, तब तक देखता रहेगा, उसे एक टकी बांध कर निहारता रहेगा जब तक कि आपस में जान पहचान ना हो जाए। तो उसे लगातार देखते देखते बिना पलके झपकाए हुए छोटा बच्चा थक गया है। कवि को लगता है कि ये थक गया होगा, इसलिए मैं अपनी आंखें खुद ही फेर लेता हूं ताकि इस बच्चे को आराम मिल जाए। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम पहली बार मिले हैं और अगर हम पहली बार मिलने पर एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद, कवि अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने लिए बताते हैं, क्योंकि मैं खुद लंबे समय से बाहर था, आज हम पहली बार आमने सामने हुए हैं, तो तुम मुझे ना पहचान पाओ और हम दोनों एक दूसरे से पहली बार में परिचित ना हो पाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कवि यहाँ पर छोटे बच्चे की माँ को बताते हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कवि और उस छोटे बच्चे के बीच में उनकी जो माँ है, छोटे बच्चे की जो माँ है अर्थात कवि की जो पत्नी है, वो परिचय का माध्यम बनकर खड़ी है, वो मीन्स है। मतलब वो छोटा बच्चा
अपने पिता से अपरिचित है, और पिता चूंकि लंबे समय से बाहर है तो वो भी अपने छोटे बच्चे से अपरिचित है। उन दोनों के बीच में वही एक व्यक्ति है जो दोनों के मध्य पहचान करवा सकता है। तो पहचान का माध्यम उस छोटे बच्चे की माँ है। कभी यहाँ पर उस छोटे बच्चे की माँ से कहते हैं, उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ आज हम दोनों के बीच में परिचय का माध्यम बनकर ना खड़ी होती तो शायद ना मैं सकता देख ना मैं पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अगर तुम्हारी माँ आज हम दोनों के बीच में माध्यम बनकर के ना खड़ी होती तो शायद मैं इस तुम्हारी प्यारी, मनमोहक, लुभावनी और एक पाषाण हृदय वाले व्यक्ति के अंदर भी कोमलता के बीजों को बो देने वाली इस दंतुरित मुस्कान के बारे में कभी जान ना पाता और ना ही कभी इसे देख पाता। तो आगे कभी कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, मैं प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। प्रवासी का मतलब जो लंबे समय से बाहर रहा हो, प्रवास करके आया हो। कभी यहाँ पर उस छोटे बच्चे और उसकी माँ को धन्यवाद देते हैं कि तुम दोनों धन्य हो। मेरा क्या है, मैं तो प्रवासी हूँ, मैं तुम दोनों से अलग हूँ, मैं तुम दोनों से हटकर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं प्रवासी हूँ। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं क्योंकि तुम यहाँ पर रह रहे हो, मैं लंबे समय के बाद आया हूँ। तुम्हारा मुझे ना पहचान पाना सामान्य बात है, इसमें कुछ भी आश्चर्यचकित कर देने वाला नहीं है। तुम और तुम्हारी माँ दोनों यहाँ पर रह रहे हो, तुम दोनों धन्य हो। मैं प्रवासी हूँ, मैं तुम दोनों से अलग हूँ और मैं अन्य हूँ। कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। जैसा कि आपको बताया गया कि जो कवि है, कवि लंबे समय से घर से बाहर है, कवि और बच्चे के बीच में अभी डायरेक्ट परिचय नहीं है, कवि लंबे समय के बाद घर वापस आए हैं। तो कवि इसी संदर्भ में कहती है कि मैं क्या हूं, मैं अतिथि हूं, मैं मेहमान के समान हूं, मेरे आने और जाने का कोई समय निश्चित नहीं है, मेरी आने की तिथि निश्चित नहीं है, मैं अतिथि हूं और मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं लंबे समय तक घर से बाहर रहा हूं। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क छोटे बच्चे को दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ होता है जिसमें शहद, घी, दूध, चीनी और पानी होता है। ये छोटे बच्चे को एक पेय पदार्थ के रूप में दिया जाता है। और छोटे बच्चा, ये जो छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे की माँ ने अपनी उंगलियों से इस छोटे बच्चे को इन 5 तत्वों का, इन 5 वस्तुओं का, इन 5 सब्सटेंसेस का मिश्रण उसे अपने उंगलियों से चटाया है। इसलिए कवि कहते हैं कि बेटा मैं क्या हूं, मैं तो अतिथि हूं, मेरे आने का कोई समय निश्चित नहीं होता और ना ही जाने का, मैं आता जाता रहता हूं। तुम्हारी माँ ही है और तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हारे पास रहती है और तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती रही है, इन वस्तुओं के सम्मिश्रण को तुम्हें चटाती रही है, जिससे आज तुम बड़े हो पा रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि बताते हैं कि छोटा बच्चा अपने पिता की ओर कनखी मारकर अर्थात तिरछी निगाहों से जब देखता है और उसकी तिरछी निगाहों के बाद जब कभी भी उसकी ओर देखने लगता है और दोनों की आंखें मिल जाती हैं और आंखें मिलकर चार हो जाती हैं, तब वह छोटा बच्चा अपने छोटे छोटे दांतों को दिखाते हुए, अपने नन्हे नन्हे दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराता है और उसकी यह मुस्कुराहट बड़ी ही छविमान, बड़ी ही सुंदर लगती है। तो ये थी कविता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। आज कविता, कल हम लोग फसल कविता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।